नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारत को भले ही अमेरिका की तरफ से F414 इंजन की तकनीक मिल रही है, लेकिन दोस्तों इस टेक्नोलॉजी से भारत को ज़्यादा बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इंजन के टरबाइन ब्लेड का जो मेटलर्जिकल कंपोजिशन है वो इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं है और केवल इस तकनीकी हस्तांतरण में 11 क्रिटिकल एरिया जो है उन्हें ही कवर किया गया है, जिसमें कि टरबाइन ब्लेड्स की कोटिंग, कंबस्टर लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन मेटलर्जिकल मिक्स का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि दोस्तों, भारत एकमात्र वो देश है जिसे F414 इंजनों की 80% यानी कि 80% तकनीक मिल रही है, जबकि स्वीडन और दक्षिण कोरिया जैसे देश जो कि इन इंजनों का निर्माण करते हैं उन्हें तकनीकी हस्तांतरण का काफ़ी कम स्तर प्राप्त हुआ है, जो कि 40 से 50% तक उनको मिला है। लेकिन भारत को मेटलर्जिकल कंपोजिशन का ना मिलना भारत को 100 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को विकसित करने के लिए तकनीकी हस्तांतरण का पूरा लाभ उठाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए इससे एक टेंशन भी हमारे लिए क्रिएट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों टरबाइन ब्लेड्स का जो मेटलर्जिकल कंपोजिशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और ये सीधे इंजन के प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और उनकी लॉन्गेविटी को प्रभावित करता है, खास करके एक्सट्रीम कंडीशन में। इसलिए दोस्तों, भारत के लिए अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत F414 इंजन की तकनीक पर आधारित अपने खुद के इंजन को विकसित करे और इस जानकारी तक यानी कि ये जो मेटलर्जिकल कंपोजिशन है वहां तक अपनी पहुंच बना सके, क्योंकि भारत खुद भी चाहता है कि वो स्वदेशी रूप से 100 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन तैयार करे ताकि हमारी इन विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हो सके। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमें एक सबसे जटिल कंपोजिशन से वंचित रखा गया है अमेरिका के द्वारा, और यही वजह है कि अब भारत को इस कमी पर काम करना होगा, नहीं तो इस तकनीकी हस्तांतरण का कोई फायदा भारत को नहीं मिलने वाला है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं कि भारत ने कल B-05 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। हालांकि DRDO ने 24 घंटे के बाद भी इस मिसाइल परीक्षण की पुष्टि नहीं की है। दरअसल दोस्तों, SLBM के जो परीक्षण होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसीलिए इसके बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी जाती है। हालांकि यहाँ पर बात ये भी है कि भारतीय नौसेना की जो पहली परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत, वो अभी कोचिन बंदरगाह पर मरम्मत के दौर से गुजर रही है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि ये जो मिसाइल परीक्षण किया गया है वो पानी के नीचे के पॉन्टून से किया गया था या फिर जो दूसरी पनडुब्बी है अरिहंत, जिसका वर्तमान में समुद्री परीक्षण चल रहा है, उससे किया गया है। आपको मैं बता दूं कि B-05 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एक रणनीतिक हथियार प्रणाली है, जिन्हें की भारत की परमाणु संचालित पनडुब्बियों पर तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी का अभिन्न अंग है। हालांकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बारे में ज्यादा विवरण तो साफ तौर पर नहीं दिया गया है, लेकिन ये बात ध्यान रखना काफी जरूरी है कि भारत सरकार ने मिसाइल परीक्षण के संबंध में लगातार कम से कम जानकारी दी है, ताकि भारत का जो रणनीतिक फायदा है वो बना रहे और संवेदनशील जानकारी दुश्मनों के हाथ ना लग सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अब आकाश तीर एडवांस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करने वाली है, जिन्हें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा $241.7 मिलियन की कीमत पर। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सेना अब इसे अपने एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट करेगी 2024 से, और इन्हें ऑल आर्म एयर डिफेंस रडार कंट्रोल सेंटर एंड ग्राउंड बेस्ड यानी कि जमीन आधारित जो वेपन सिस्टम्स हैं उनके साथ भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा। और आकाश तीर आने वाले एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट भी कर सकता है और उन्हें मॉनिटर भी करेगा, और साथ ही ये भारत की सिचुएशनल अवेयरनेस और रिस्पॉन्स क्षमता को भी बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO अब नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और उससे जुड़े कंपोनेंट्स के एयर फ्रेम सेक्शन का फैब्रिकेशन शुरू कर रहा है, जो कि एक हल्की ATGM होने वाली है, वो भी नई टेक्नोलॉजी के साथ। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ी हुई होगी और इसका डेवलपमेंटल ट्रायल 2024 की शुरुआत में किया जाएगा। आपको बता दें कि इन्हें भारतीय सेना के मेन बैटल टैंक्स में भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा, वो भी ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और हर लॉन्चर में एक मिसाइल होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का जो तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है वो फिलीपींस एयरफोर्स की पहली पसंद बना हुआ था, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि फिलीपींस सेकेंड हैंड ग्रिपेन C एयरक्राफ्ट को स्वीडन से खरीदने वाली है, जो कि कम कीमत में उन्हें ऑफर किया गया है तेजस के मुकाबले। बजट संबंधी मुद्दों को देखते हुए फिलीपींस के लिए ग्रिपेन C की डील बेहतर लग रही है। हालांकि HAL और फिलीपींस के बीच अभी भी
तेजस फाइटर जेट को लेकर मोल भाव चल रहा है। HAL को पूरा विश्वास है कि फिलीपींस उन्हें ऑर्डर जरूर देगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से पहले फ्रांस की सरकार ने अपने इंजन निर्माणकर्ता सैफ्रॉन को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें कि वो भारत के साथ मिलकर 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का हाई थ्रस्ट जेट इंजन का डिजाइन, डेवलपमेंट और इन्हें सर्टिफाई करेगा और इन्हें AMCA फाइटर जेट में लगाया जाएगा। वहीं जो अथॉरिटीज हैं उनका कहना है कि फ्रांस ने 100% यानी कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये US इंटरनेशनल ट्रेड इन आर्म्स रेगुलेशन से भी मुक्त है। सैफ्रॉन ने भारत को फुल हॉट सेक्शन ऑफ द इंजन का भी ऑफर किया है, जिसमें रोटेटिंग पार्ट्स भी शामिल है। इसके अलावा सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, हाई प्रेशर कंप्रेशर्स, इसके अलावा ये जो नया इंजन है वो न्यू मटेरियल्स, न्यू आर्किटेक्चर और स्टेल्थ कंप्लायंस के साथ होगा। साथ ही भारत में पूरी सप्लाई चेन के साथ इनका निर्माण किया जाएगा, यानी कि भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग बेस भी होगा। फ्रांस ने कहा है कि यह ऑफर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छा है। इसके काफी एडवांटेजेस हैं। ये 360 डिग्री की क्षमता और फुल इंजन टेक्नोलॉजी की ऑनरशिप भारत को देगा और कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में इंजन निर्माण की डिजाइनिंग और सर्टिफिकेशन को लेकर करीबन 10 साल और लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हमें बड़ी उम्मीद थी कि फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया भारत से $300 मिलियन में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा, लेकिन अब इस डील में एक बड़ी बाधा आ गई है। दरअसल दोस्तों, इंडोनेशिया के जो वर्तमान कोस्टल रडार है वो इतने अपडेटेड नहीं है। इसके अलावा उनके जो जहाज हैं यानी कि वॉरशिप्स हैं उनमें वेस्टर्न ओरिजिन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके अलावा एक और कारण है जो इस डील में बाधा डाल रहा है, वो ये है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया है और इस तरीके की ये जो डिमांड आई है उसे देखते हुए ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट भारत के लिए करना मुश्किल हो जाएगा इंडोनेशिया को। दरअसल ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट के लिए बाकायदा ब्रह्मोस एरोस्पेस की एक टीम जकार्ता भी पहुंची, लेकिन दोस्तों अब इंडोनेशिया की तरफ से भारत को इन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है और खुद इंडोनेशिया को भी एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कि उसे इतना घातक हथियार नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना 2 पीडीटर ड्रोन की लीज को बढ़ाने की योजना बना रही है, जो कि चीन के साथ सीमा सहित देश भर में निगरानी के लिए 12,000 घंटे से अधिक की उड़ान भी भर चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों ड्रोनों को चीन के साथ सैन्य गतिरोध के शुरुआती चरण के दौरान नवंबर 2020 में लीज पर आपातकालीन शक्तियों के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और बड़े पैमाने पर भारतीय नौसेना ने इनका इस्तेमाल किया। अब नौसेना कह रही है कि हम इन दोनों ड्रोन्स की लीज को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि अनुबंध इस साल के अंत में खत्म होने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर लगभग 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भारत, थाईलैंड और म्यांमार लगभग 1400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग बनाने का काम कर रहे हैं। भारत, थाईलैंड और म्यांमार राजमार्ग देश को जमीन के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगा और तीनों ही देशों के बीच इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि शिक्षा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि ये जो राजमार्ग है वो भारत के मणिपुर से म्यांमार के रास्ते थाईलैंड को जोड़ेगा। ये त्रिपक्षीय हाईवे कोलकाता से शुरू होकर उत्तर में सिलीगुड़ी जाएगा और यहाँ से कूच बिहार होते हुए श्रीरामपुर सीमा के रास्ते असम में प्रवेश करेगा और इसके बाद दीमापुर से नागालैंड में जाएगा और मणिपुर के इम्फाल के पास मोरहे से म्यांमार में प्रवेश करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार रशिया ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-75 चेकमेट के डिजाइन में कई परिवर्तन किए हैं, जो कि न केवल इस फाइटर जेट की स्टेल्थनेस को बढ़ाएगा बल्कि इसकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएगा। हाल ही में कुछ फोटोज जारी किए गए हैं Su-75 चेकमेट के, जो कि दिखाता है कि इसके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए इसके डिजाइन में कई चेंज किए गए हैं, जिसमें कि इसका अपडेटेड डिजाइन जो सामने आया है उसमें कई मॉडिफिकेशन किए गए हैं जो कि इसे एरोडायनेमिकली एफिशिएंट बनाएंगे। जिसमें सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है वो है इसकी स्टेल्थियर नोज कोन को, जिसका सॉ टूथ ट्रीटमेंट किया गया है। ये मॉडिफिकेशन इस फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करेगा और दुश्मन के रडार इसे बहुत ही मुश्किल से डिटेक्ट कर पाएंगे और नोज कोन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना Su-75 को टेक्निकल एडवांटेजेस देगा। इसके अलावा इसके विंग रूट शेप को भी रीडिजाइन किया गया है, जो कि फिर से इसके एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। इसके अलावा Su-75 के पिछले हिस्से को काफी हद तक किनारे तक बढ़ा दिया गया है और स्ट्रैक फ्लैप का आकार भी बढ़ा दिया गया है, जो कि इस फाइटर जेट को स्थिरता प्रदान करेगा और बाकायदा इसके हाई एंगल ऑफ अटैक क्षमता को भी सुधारेगा। यही नहीं, इसके अलावा एक और
ट्रांसफॉर्मेशन इस फाइटर जेट में दिखाया गया है वो ये है कि वर्टिकल स्टेबलाइजर बेस असेंबली। इसके एयर कूलिंग इनलेट जो कि पहले किनारों पर स्थित था उनको अब सामने की ओर लाया गया है और इस तरीके का परिवर्तन विमान के सिस्टम के लिए बेहतर कूलिंग एफिशिएंसी प्रदान करता है जो कि इसके प्रदर्शन को बढ़ाता है और इस कूलिंग प्रोसेस के माध्यम से SU-75 लंबे मिशनों को बनाए रख सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो ने गगनयान मिशन की तैयारियां तेज कर दी हैं। मिशन गगनयान क्रू रिकवरी टीम के पहले बैच ने कोच्चि में भारतीय नौसेना की जल जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा में प्रशिक्षण का पहला फेज पूरा कर लिया है। भारतीय नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो की एक टीम ने विभिन्न समुद्री परिस्थितियों में क्रू मॉडल का रिकवरी प्रशिक्षण किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो ने तकनीकी प्रगति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। आपको बता दें कि इसरो ने सफलतापूर्वक AGSAT को विकसित किया है जो कि एडवांस जियोस्टेशनरी इमेजिंग सैटेलाइट है और ये अत्याधुनिक सैटेलाइट है जो कि समुद्री जहाजों का पता लगाने की क्षमताओं को और बढ़ा देगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस AGSAT सैटेलाइट विशेष रूप से 20 मीटर से अधिक आकार वाले जहाजों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है और AGSAT की प्रमुख क्षमताओं में से एक है इसकी उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग प्रणाली जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट से संचालित होती है और ये जियोस्टेशनरी वेंटेज पॉइंट सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह के सापेक्ष स्थिर रहने की अनुमति देता है जिससे कि बड़े क्षेत्रों की निरंतर और निर्बाध निगरानी संभव हो पाती है। AGSAT की हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग क्षमताएं इससे पृथ्वी की सतह की विस्तृत इमेजरी कैप्चर करने में सक्षम बनाती है जिससे ये जहाज का पता लगाने और ट्रैकिंग करने के लिए एक आदर्श उपकरण भी बन जाता है। इसके अलावा AGSAT रात के समय के संचालन के दौरान गहरे पानी से थर्मल सिग्नेचर का पता लगाने में भी सक्षम है। अपनी हाई थर्मल इमेजिंग क्षमताओं का लाभ उठाकर ये सैटेलाइट पानी के तापमान में भिन्नता का भी पता लगा सकता है और निगरानी कर सकता है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।